Assalamu alaikum to everyone. I welcome you all in today's lecture. Today we are going to discuss the topic distribution of minerals. In last lecture we have discussed about Asia. Now today's topic is Europe. Europe is the leading producer of iron ore in the world. The most important countries which produce iron are Russia, Ukraine, Sweden and France. Besides iron ore, the other minerals include copper, lead, zinc, manganese, and nickel. These minerals are found in Eastern Europe and European Russia. Similarly, North America is the leading producer of iron ore, nickel, gold, uranium, copper, and coal. There are three different zones which produce different minerals in North America. The one zone is called as Canadian region, second is called Appalachian region, and the third is called mountain range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, and copper. These are mostly found in Canadian region. Similarly, coal is found in the Appalachian region and the western mountains or mountain ranges of the west are producing copper, lead, zinc, gold एंड सिल्वर. तो जैसा कि यूरोप से पता चलता है, यूरोप में सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है. दुनिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर यूरोप से ही मिलता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. तो आयरन ओर के अलावा कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे, और ख़ासतौर पे ईस्टर्न यूरोप और जो रशिया का पार्ट एक है यूरोप में कॉल्ड एज यूरोपियन रशिया वहाँ पे. तो नॉर्थ अमेरिका में भी जो मिनरल्स है, मिनरल डिपॉजिट्स है, वो तीन जोन्स में डिवाइड किए गए हैं. एक जोन का नाम है कैनेडियन रीजन, दूसरा एपालेचियन रीजन एंड तीसरा माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट. जो कैनेडियन रीजन है और एपालेचियन रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है आयरन ओर, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर. इसके अलावा जो कोल है वो सबसे ज़्यादा एपालेचियन रीजन में मिलता है. रही बात माउंटेन रेंज जो वेस्ट की है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन, अच्छी क्वालिटी का आयरन और जो मिलता है वो मिलता है ब्राज़ील से. इसी तरह से चाइल और पेरू अदर लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉपर के. ब्राज़ील और बोलिविया ये दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है टिन के. साउथ अमेरिका में जो बाकी मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एबेस्टस एंड डायमंड. तो जो मिनरल ऑयल है वो ज़्यादातर मिलता है वेनेजुला में, अर्जेंटीनिया में, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया में. तो साउथ अमेरिका में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर है वो ब्राज़ील से है. इस तरह इसके अलावा जो चाइल और पेरू बाकी दो सिटीज़ है या ब्राज़ील और बोलिविया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है. वेनेजुला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू एंड कोलंबिया ये सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जहाँ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं. अफ्रीका, जैसा कि पहले से ही सब लोग जानते हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनम मिलता है. तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है डायमंड्स और गोल्ड प्लैटिनम का वो है अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ैर ये काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं दुनिया का गोल्ड. इसी तरह से जो बाकी मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बक्साइट. ऑयल सबसे ज़्यादा पाया जाता है निजेरिया में, लीबिया में और अंगोला में. ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है और जो आइलैंड भी है. तो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ज़्यादा बक्साइट, बल्कि लीडिंग प्रोड्यूसर है दुनिया में बक्साइट का. तो इसके अलावा ये लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल का, जब हम अफ्रीका की बात करें उसके बाद. इसके अलावा यहाँ पे मिलता है कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज. तो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज जिसको हम कहेंगे डिपॉजिट्स है गोल्ड के, यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के दो पार्ट्स हैं वहाँ पे. तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है गोल्ड. एंटार्क्टिका जो कि कूल्ड कॉन्टिनेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है, तो वहाँ पे नॉर्मली पहुँचना काफ़ी कम वहाँ से मिनरल्स
एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। हालांकि है वहाँ पे बहुत, लेकिन कम ही वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे सफिशेंट, बल्कि हम कहेंगे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट साइज़ में मिलता है हमें कोल के डिपॉजिट्स। और ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। और आयरन दूसरा यहाँ मिनरल है जो मिल रहा है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका। तो यहाँ पे मिलता है, यानी यहाँ पे कोल और आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज़ के। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे हमने देखा कौन से मिनरल्स मिलते हैं और कितनी क्वांटिटी में मिलते हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का क्या यूज़ है वो तो इनिशियल स्टेज में भी मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा हेयर पिन से लेकर एरोप्लेन तक जो चीज़ें बनती है वो उसमें कहीं ना कहीं जो मिनरल्स है वो बहुत यूज़ होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़, कोई भी इंडस्ट्री हो, मिनरल्स के बगैर किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि मशीन भी होती है वो भी इसी से बनती है, टूल्स इम्प्लीमेंट्स वो इसी से बनते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल यही होता है। जैसे आयरन इंडस्ट्री में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। जो जिम्स आजकल यूज़ किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स में वो इसी से बनते हैं, इन्हीं मिनरल से बनते हैं। तो ज्वेलरी के नए नए स्टाइल्स है। कॉपर की बात करें तो कॉपर से बर्तन भी बनते हैं, जैसे कॉपर यूटेंसिल्स आते हैं, या कॉपर वायरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या कॉपर के कॉइन्स कभी यूज़ किए जाते थे, कॉपर के पाइप्स बनती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन जो कंप्यूटर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ये सिलिकॉन मिलता है एक कॉटेज, जो स्टोन का नाम है, कॉटेज से मिलता है। और सिलिकॉन चिप ही होती है जो सबसे ज़्यादा आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है। इसी तरह से एलुमिनियम, एलुमिनियम जो है इसको ऑब्टेन किया जाता है जो बक्साइट और होता है वहाँ से। काम आता है ये एलुमिनियम ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, बॉटलिंग इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, एंड इवन किचन कुकवेयर। तो खाने के बर्तन भी एलुमिनियम से बनते हैं। वायर्स भी बनती है, जो मोस्ट ऑफ द वायर्स यूज़ की जाती है, जिनको हम जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ की जाती है मेन लाइन्स के लिए, या एयरप्लेन में यूज़ किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि इसका वेट काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है, ये ज़्यादा भारी नहीं होता। तो मिनरल्स हर जगह पे यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा मिनरल्स का कहीं और भी यूज़ है जो यहाँ पे तो सब डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी कोई ही चीज़ होगी दुनिया में जिसमें मिनरल्स ना लगाया गया हो। तो अब यहाँ तो पता चल गया कि मिनरल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू ऑल लिविंग, स्पेशली टू द ह्यूमन बींग्स। तो इसके लिए ज़रूरी है हम इन मिनरल्स को अब कंज़र्व करें, यानी हम उतना ही यूज़ करें जितना कि हमें ज़रूरत हो। एक, हम खुद भी यूज़ करें, और दूसरा फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी इसको बचा के रखें। तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है रिन्यू नहीं होती है, एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो ख़त्म, दोबारा इनको नहीं कर सकते हैं, दोबारा ये रिन्यू नहीं, रिन्यू होने में इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, हज़ारों साल इनको लगते हैं वापस बनने में। यानी उतनी लाइफ किसी भी इंसान की नहीं है, यानी एक इंसान किसी भी मिनरल को रिन्यू होते हुए नहीं देख सकता। रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ विच द ह्यूमंस कंज्यूम दीज मिनरल्स। हम जितनी तेज़ी से इनको यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये बनता नहीं है। यानी हम जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं और बनने में इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। यानी इसकी जो एग्जॉस्ट होने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रोड्यूसिंग, एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मेशन। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। जो माइनिंग प्रोसेस होते हैं उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उतनी भी एडवांस नहीं है कि जो एक एक जो मिनरल के एक एक पोर्शन को हम बचा के रखें, या एक एक पोर्शन को सोच समझ के संभाल के हम यूज़ करें, ऐसा तो है नहीं।
तो वहाँ बहुत सारा वेस्ट होता है। जैसे कोल माइंस में से कोल निकालना, सारा कोल तो निकालते नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ वेस्ट भी हो जाता है, पानी के साथ चला जाता है, ज़मीन के साथ मिक्स होता है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम इसको बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स। रिसाइकलिंग ये वो तरीका है जिससे हम जो मिनरल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं, उनकी टूल्स हैं या यूटेंसिल्स हैं, उनको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे लोहे यानी आयरन, आयरन के टूल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं कर पाते, वो अब किसी काम के नहीं है। उनको हम किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम कुछ और बना सकते हैं। इसी तरह से कॉपर को फिर से कुछ और बना सकते हैं। गोल्ड तो बहरहाल बार बार कन्वर्ट किया जाता है, वापस रिसाइकिल किया जाता है, तो बाकी चीज़ों को भी, बाकी इन मेटल्स को भी रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। इसी तरह से यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव सोर्सेज कैन हेल्प टू कंजर्व मिनरल्स। बिल्कुल, जहाँ हमें सोलर एनर्जी हेल्प दे सकती है, वहाँ हमें कोल को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। जहाँ हम बैटरी बना सकते हैं, वहाँ हम पेट्रोल डीजल को क्यों बर्बाद करें। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम एक दूसरे के बदले में यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे खाना पकाना है, खाना पकाने के लिए मेरे पास सोलर हीटर भी है और गैस भी है, या मेरे पास जो कैरोसिन का वो स्टोव भी है, तो मैं कौन सा यूज़ करूँ। मेरे ख्याल से हमें यूज़ करना चाहिए सोलर हीटर, क्योंकि वो फ्री एनर्जी है और वो इनएग्जॉस्टेबल है और वो रिन्यूएबल भी है। तो हमें उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जो इनएग्जॉस्टेबल हों और जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हों, एज़ कम्पेयर टू दोज whose quantity is limited and can get exhausted within a short period of time, and they and those minerals which take much time to get renewed or which get much time in formation। तो उन चीज़ों को छोड़कर हम उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा ऑयल, नेचुरल गैस, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप दोनों में देख सकते हैं। ऑयल की बात करें, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट यानी टैंकर्स, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो ऑयल की है। डिसएडवांटेज देखेंगे, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल spillage and gas leakage, pollutants released caused acid rain, exploration of new fuel is not easy। तो ऑयल जहाँ एक तरफ से इजी है ट्रांसपोर्ट करना, वहीं दूसरी तरफ वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बेस है। ये इसके बगैर किसी काम की नहीं है पेट्रो इंडस्ट्री, क्योंकि वहीं से बनता है पेट्रोल वेट्रोल, वहीं से कैरोसिन या डीजल मिलता है, वहीं से लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, वहीं पे ग्रीस मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ी है कि जब जलाते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो लीकेज में भी ख़तरा होता है और साथ ही में जो इससे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उससे एसिड रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से जब हमें ज़मीन से निकालना हो ये ऑयल, तो ये इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी, काफ़ी पैसा खर्च होता है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस आप ले सकते हैं यहाँ पे इजी टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस के थ्रू ले सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, बिल्कुल साफ़ है नेचुरल गैस और क्लीन भी है और अच्छा भी है कोल से। चीपर देन ऑयल, जो ऑयल है उससे भी सस्ता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इनकी भी देखेंगे, यहाँ पे तो डिसएडवांटेज दी नहीं गई है, तो दोनों की बात करेंगे फिर कभी। इसी तरह से फायरवुड भी काफ़ी कॉस्टली होती है, इसमें भी पोल्यूशन रेट ज़्यादा होती है और हमारे पास अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इससे पोल्यूशन रेट ज़्यादा बढ़ती है, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा काज होती है और इसी तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को ये तबाह कर देती है। कोल की बात करें, एक बार यूज़ किया जला दिया किसी काम का नहीं रहता, पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही में इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होता। हाइडल पावर, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, अच्छे खासे जो सीज ओशंस है, तो फ़िशिंग में इनकी प्रॉब्लम होती है, फ़िश जो होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। सस्ता है, सस्ती जो हाइडल पावर है वो काफ़ी सस्ता है, लेकिन जो कम्युनिटीज़ होती है उनको भगाना पड़ता है डैम्स बनाने के लिए, वहाँ पे के जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं, हैबिटेशन होती है, वो तबाह हो जाती है और इस पे खर्चा बहुत आता है सेटअप करने में। तो ये कुछ टेबल है जो आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपकी बुक पे दिए गए हैं, यू कैन आल्सो सी दीज थिंग्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह पावर रिसोर्स के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
Have a nice day.